नमस्कार दोस्त, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे। ऐसा लगता है कि गर्मी आ गई है क्योंकि फैन चलने लगे हैं। जो फ्रिज थी वो साफ हो चुकी हैं और आप लोगों के जो गर्म कपड़े, वूलन कपड़े थे वो अब अंदर जा चुके हैं, बैग में पैक हो चुके हैं। तो इससे ये समझ में आता है कि गर्मी आ गई। और साथ ही साथ आपका कोई त्योहार आ चुका है जिसमें आप लोग बड़ी बदमाशियां करते हैं, बहुत खुशियाँ मनाते हैं और बहुत ज़्यादा लोगों से मिलते-जुलते हैं कि हाँ भाई, आप मेरे जिगरी हो, आप मेरे दोस्त हो, आप मेरे मित्र हो। सारे शिकवे गिले भुलाकर इसमें आप लोग एक भाईचारे के रूप में मिलते हैं। तो उसका क्या नाम है? होली। तो होली आ गई है दोस्त, तो होली पर खुशियाँ मनाने का मौका भी आप लोगों के पास है। लेकिन मैं तो यही कहूँगा दोस्त कि आप अगर सफल हो गए तो आपकी हर दिन होली और दीपावली होगी। तो सबसे पहले आप सफल हो जाइए, होली और दीपावली आती रहेंगी, खुशियाँ मनाते रहिएगा। ठीक है दोस्त। तो मैं आप लोगों को क्या पढ़ा रहा था, आरआरबी ग्रुप डी में साइंस सीरीज में मैं आपको पोषक तत्व पढ़ा चुका था। जैविक अणुओं में मैं आपको गुणसूत्र पढ़ा चुका हूँ। दूसरी टॉपिक क्या थी? डीएनए। डीएनए को मैं आपको पढ़ा रहा था। तो डीएनए में मैंने आपको सारी चीजें बता रहा था, क्या क्या चीजें होती हैं, क्या कैसे होता है। तो इसमें देखिए, मैंने कल आपको जो पढ़ाया था उसमें आपको दिखा दूं कि क्या क्या चीजें थी। सबसे पहले मैंने बताया कि न्यूक्लिक अम्ल क्या है। तो न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक आरएनए, दूसरा डीएनए। और आरएनए और डीएनए में मैंने उसका उनका संगठन बताना। सबसे पहले उनका फुल फॉर्म बताया कि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड आरएनए होता है। तो दो प्रकार के होते हैं दोनों। दोनों का संगठन क्या होता है? संगठन का मतलब दोनों बने किससे किससे होते हैं? तो दोनों के दोनों बने होते हैं भाई, एक शुगर, फास्फोरिक अम्ल और साथ ही साथ एनबेस से। इन तीन चीजों से मिलकर बने होते हैं। तो किस प्रकार की शर्करा होती है इनके अंदर? डीऑक्सी राइबोज की शर्करा होती है डीएनए के अंदर, राइबोज की शर्करा होती है किसके अंदर? तो आपके आरएनए के अंदर। शुगर कौन से प्रकार की होती है? तो पेंटोज शुगर पाई जाती है दोनों में, पेंटोज शुगर दोनों में पाई जाती है। फास्फोरिक अम्ल दोनों में पाया जाता है। फास्फोरिक अम्ल का रासायनिक संगठन यानी फार्मूला क्या है? तो H3PO4, H3PO4 दोनों में होता है। तो फिर दोनों में अंतर क्या है भाई? तो दोनों में अंतर आपका है एन बेस में। एन बेस में जो एन बेस होते हैं यानी कि नाइट्रोजन क्षार होते हैं, वो चार चार नाइट्रोजन क्षार दोनों में पाए जाते हैं। दोनों हाइड्रोजन बंधों से जुड़े होते हैं। हाइड्रोजन बंध का मतलब एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध, जिस तरह से भी जुड़े हों। तो इसमें द्विबंध और त्रिबंध से जुड़े होते हैं। एडेनिन, थायमिन, ये डीएनए में पाए जाते हैं जो द्विबंध से जुड़े होते हैं। और डीएनए में दूसरा है ग्वानिन और साइटोसिन, ये त्रिबंध से जुड़े होते हैं। तो चार मैंने बताया, एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ये पाए जाते हैं आपके डीएनए के एन बेस में। डीएनए का एन बेस ये होते हैं। आरएनए का एन बेस क्या होता है? तो आरएनए का जो एन बेस होता है भाई, उसमें भी एडेनिन पाया जाता है, साइटोसिन पाया जाता है, ग्वानिन पाया जाता है और यूरेसिल पाया जाता है। यानी कि यूरेसिल डीएनए में नहीं पाया जाता है और थायमिन आपके आरएनए में नहीं पाया जाता है। तो इस तरह से आपने इन सब चीजों को जान लिया है। फिर मैंने आपको बताया था कि ये देखिए, जब व्यवस्थाएं हैं तो ये तो हो गया। हाँ, इसके बाद मैंने आपको दिखाया था कि भाई देखिए, डीएनए जो होता है, डीएनए की संरचना क्या होती है। तो ये आपका बनाया था जो फोटो पर प्रदर्शित हो रहा है, और ये मैंने अपने हाथों से आपके लिए बनाया था। देखिए, ये बना के दिखाया था मैंने कि क्या होता है। तो अब इनकी संरचना में देखते हैं कि जो संरचना होती है इनकी कुंडलित संरचना होती है। कैसी संरचना होती है? कुंडलित संरचना होती है। द्विगुणित मॉडल होता है। कैसा होता है? द्विगुणित मॉडल होता है। अब द्विगुणित मॉडल में इनका व्यास कितना होता है? व्यास के मतलब मोटाई कितनी होती है इसकी? डीएनए की मोटाई कितनी होती है? तो 20 एंगस्ट्रॉन इसकी मोटाई होती है। कितनी? 20 एंगस्ट्रॉन इसकी मोटाई होती है किसकी? डीएनए की। फिर उसके बाद मैंने बताया कि एक कुंडल, यहां से देखिए, यहां से यहां तक का एक कुंडल बनता है इसका। दो गोले लेंगे तो एक कुंडल बनेगा। एक कुंडल की लंबाई कितनी होती है? तो 34 एंगस्ट्रॉन।
मतलब कि 34 एंगस्ट्रॉन होती है। एक एंगस्ट्रॉन में कितने एन बेस की जोड़ियां पाई जाती हैं, ये सीढ़ियां पाई जाती हैं? तो अब बताइए, तो एक एंगस्ट्रॉन में 10 कुंडल ये जो एक 10 एन बेस पाए जाते हैं एक कुंडल में। अब एक कुंडल में जब 10 एन बेस पाए जाते हैं तो 2 एन बेस के बीच में दूरियां कितनी पाई जाती हैं? तो 2 एन बेस के बीच में कितनी दूरियां पाई जाती हैं? 3.4, मतलब 3.4 एंगस्ट्रॉन की दूरी पाई जाती है। तो ये रहा आपका पूरा का पूरा मॉडल तैयार है। फिर उसके बाद मैंने बताया कि डीएनए की खोज 1860 ईस्वी में हुई थी। किसने किया था? फ्रेडरिक मिशर नामक वैज्ञानिक ने किया था। और इन्होंने बताया कि भाई ये जो डीएनए है ये प्रमुख आनुवांशिक पदार्थ है जो लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है। जैसे आप लोग कहते हैं ना कि हे भाई फलनवा का लड़कवा के अखिया फलनवा मिलत रहा है, तो कैसे मिलत रहा है? तो डीएनए के कारण मिलत रहा है। आप कैसे कहेंगे कि उसकी अखिया उससे मिल रही थी, उसकी नकिया फलनवा से मिल रही थी? फलनवा का लड़कवा का अखिया फलनवा से मिलत रहा है तो नकियो भी मिलत रहा है। तो आप किसी को मार्केट में देखते हैं और कहते हैं कि भाई ये लड़का तो फलाने की तरह से दिख रहा है, कैसे पता चलता है? ये पता चलता है डीएनए की वजह से। डीएनए की वजह से वो लड़के की शेप एंड साइज, जो शरीर की साइज होती है, लंबाई होती है, शरीर की बनावट होती है, वो उसी के पिता के समान हो जाती है या माता के समान होती है। तो दोनों में यही अंतर होता है। डीएनए यही कार्य करता है कि भाई लक्षणों को उनकी माता पिता से संतानों में ले जाता है, बस यही होता है। इसी लिए आप कहते हैं कि फलाना लड़कवा का अखिया मुहा फलाना की नहीं दिखत बा। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे एक और है भाई, द्विगुणित मॉडल किसने दिया था? वाटसन एवं क्रिक ने 1953 में द्विगुणित मॉडल दिया था। नोट करना चाहेंगे तो नोट भी कर सकते हैं, आप लोग देख लीजिए। पहले भी नोट करवाया था इसलिए मैं रिवाइज करा रहा हूं, क्विक रिवीजन जिसे कहते हैं। देख लीजिए, डीएनए का कार्य क्या था? आपराधिक मामलों को सिद्ध करना। अब आपने कहीं पर चोरी कर ली, आपका वहां पे कुछ छूट गया, आपने कोई, जैसे ये बोतल है, बोतल को आपने ऐसे पकड़ लिया है, फिर उसके बाद आप कितनों की श्रेणी में भी हो, आपका फिंगरप्रिंट यदि मिल गया, या फिर आपका कोई बाल ही टूटकर मिल गया, या फिर आपकी त्वचा से कुछ अंश मिल गया किसी को, या फिर आपका यूरिन मिल गया, या फिर आपका स्पर्म मिल गया, बाल मिल गया, नाखून मिल गया, तो कोई भी चीज, रक्त मिल गया, इनमें से कोई भी चीज आपका उस स्थान पर मिल गया जहां पर आपने चोरी की है, तो आप करोड़ों की भीड़ में रहिए, टेस्ट करके डीएनए टेस्ट करवाकर आपको आसानी से पकड़ लिया जाएगा। पुलिस तुरंत आपके पास पहुंच जाएगी और आपको पकड़ लेगी कि भाई आप ही हैं यहाँ के मुजरिम। इसलिए आपराधिक मामले सिद्ध किए जाते हैं। दूसरा क्या है? पैतृकता सिद्ध करना। पैतृकता, अभी मैंने बोला ना कि जो पुराने लोग होते थे वो कहते थे कि फलनवा का लड़कवा का अखिया नकिया फलनवा मिलत रहा। कैसे मिलत रहा है? पैतृकता सिद्ध करता है कौन? डीएनए। पैतृकता जब सिद्ध करता है डीएनए, तो यही होता है कि जो लक्षण होते हैं पिता के लक्षण लड़के में दिखाई देते हैं। इसीलिए पुरानिया लोग कहते हैं कि फलनवा का लड़कवा का अखिया नकिया फलनवा में मिलत बा। इसीलिए कहते हैं हमारे बुजुर्ग और पुराने लोग, क्योंकि पुराने लोग उसके पिता को, यानी कि जो उसके पिता होते हैं, एक मिनट, तो जो उनके पिता होते हैं उनको जानते रहते हैं, इसीलिए कह देते हैं भाई हाँ उनकी आंखें, उनकी नाक उसमें मिल रही। जैसे जानने और समझने में बड़ा फर्क होता है। देखिए, जानने और समझने में बड़ा फर्क होता है मेरे दोस्त। जो आपके पास होते हैं वो आपको जानते हैं, लेकिन जो आपके खास होते हैं वो आपको समझते हैं। इसलिए जानने और समझने में बड़ा, ठीक है। तो चलिए डीएनए का और अंतर क्या क्या है वो देख लेते हैं। एशिया का पहला डीएनए बैंक एग्रो इन्फोटिक एंड ह्यूमन डीएनए बैंक कहां पर है? आपके लखनऊ में है। कहां पर है भाई? तो आपके लखनऊ में है। सेंटर कहां है इसका? सेंटर है हैदराबाद। सेंटर कहां है? तो सेंटर आपका हैदराबाद में है। ठीक है, अब इसके बाद आगे चले हम लोग, तो आगे क्या बताना रह गया था? हाँ, ये हो गया था
जब इतनी चीजें मैंने आपको बता दिया था तो फिर आगे चलते हैं। आगे के लिए मैं चलूंगा अब बोर्ड पर। बोर्ड ऑन हो जाए तब मजा आएगा कि भाई आगे की चीजें कैसे पढ़नी है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, लीजिए ये आ गया अगला पेज। तो इसके बाद कहा जाए तो डीएनए, डीएनए का एक्सरे पर निर्माण किसने किया था? तो डीएनए का जो है एक्सरे पर निर्माण वो किसने किया था दोस्त? तो उसको भी देख लिया जाए, पहले इनको सेट कर लिया जाए। हाँ, तो क्या हुआ, डीएनए का सर्वप्रथम एक्सरे द्वारा निर्माण किसने किया था? निर्माण विल्किंस महोदय ने किया था। किसने किया था भाई? विल्किंस महोदय ने, विल्किंस महोदय ने किया था। ठीक है, विल्किंस महोदय ने किया था, जिसके लिए इन लोगों को 1962 में, किस सत्र में? 1962 में संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार मिला था इनको। संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार मिला था। ओह, एक मिनट, संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार मिला था विल्किंस को, वाटसन क्रिक को और आपके फ्रेडरिक मिशर को। इन लोगों को मिला था, नोट कर लीजिए जल्दी से। और आप लोग ये बताइए, सेंटर ऑफ फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक कहां पर स्थित है? जरा ये भी बता दीजिएगा। इसी पर इसको भी दिखा देते हैं आपको। सेंटर फॉर फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक हाँ, ये कहां पर स्थित है भाई? तो सेंटर मैंने अभी बताया कि इसका सेंटर कहाँ स्थित है। सेंटर इसका जो होता है वो कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में। कहाँ स्थित है? हैदराबाद, तेलंगाना में। तेलंगाना में स्थित है। ये सारी चीजें मैंने आपको बताया और बहुत ही अच्छे तरीके से बताया था। चलिए आगे चलते हैं आपके अगले टॉपिक पर। अगली टॉपिक क्या होगी आपकी? तो होगा डीएनए का प्रकार। जो डीएनए का प्रकार होता है वो कितने प्रकार के होते हैं? तो डीएनए आपके दो प्रकार के होते हैं, एक राइट हैंडेड डीएनए और एक लेफ्ट हैंडेड डीएनए। यहाँ से भी प्रश्न बन जाते हैं कभी कभी, तो इनको देख लेते हैं। राइट हैंडेड डीएनए और लेफ्ट हैंडेड डीएनए क्या होते हैं, डीएनए के प्रकार। ये हो गया। तो डीएनए का जो प्रकार होता है, डीएनए के प्रकार, डीएनए के प्रकार में मैंने आपको बताया, क्या बताया कि दो प्रकार के, एक राइट हैंडेड और एक लेफ्ट हैंडेड। इसको मैं सोच रहा हूँ अगले ही पेज पे, नहीं चलिए ऊपर ही कर देता हूँ। जब यहाँ बना दिया इतना तो ऊपर कर देता हूँ यहाँ पर। तो कितने प्रकार के? एक राइट हैंडेड डीएनए, राइट हैंडेड डीएनए, और दूसरा क्या होता है? लेफ्ट हैंडेड डीएनए। ठीक, जो राइट हैंडेड डीएनए होता है इसमें कौन कौन से प्रकार के आते हैं? तो इसमें आता है ए, बी, सी, डी। लेकिन ये जो होता है इसमें कौन आता है? जेड।
जेड प्रकार का डीएनए आता है लेफ्ट हैंडेड में और इसमें आता है राइट हैंडेड में। ये जो दोनों होते हैं ये मुख्यतः किसी काम में खास नहीं आते हैं, ज्यादा पूछा जाता है जो प्रश्न वो पूछा जाता है ए और बी से, ए और बी से पूछा जाता है। जो ए होता है ये 11 जोड़ी एन बेस पाए जाते हैं, इसमें अंतर इसी से पहचाना जाता है कि इसमें 11 जोड़ी एन बेस पाए जाते हैं, 11 जोड़ी एन बेस पाए जाते हैं, ठीक है। किसमें? तो ए में। बी में कितने पाए जाते हैं? सामान्यतः होता है ये 10 जोड़ी वाला, ये सामान्य रूप से जो डीएनए होता है, सामान्य रूप से जो डीएनए होता है इसमें पाए जाते हैं 10 जोड़ी डीएनए, ठीक है, 10 जोड़ी डीएनए। अब इसमें 9 और 8 होते हैं तो इनको छोड़ दीजिए, कोई खास मतलब नहीं है इनमें, ये भी डीएनए है। डीएनए के प्रकार हैं, एक 9 जोड़ी होता है, एक 8 जोड़ी होता है। 9 जोड़ी डीएनए और 8 जोड़ी डीएनए, इनका कोई खास मतलब है नहीं, जब पूछता नहीं है तो क्या करेंगे ज्यादा इन पर जानकर, इतना नोट कीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं जल्दी से। ठीक है, तो जब ये हो गया तो अब जेड के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जेड डीएनए जो होता है ये 12 जोड़ी एन बेस पाए जाते हैं। कितने जोड़ी? 12 जोड़ी एन बेस पाए जाते हैं, एन बेस पाए जाते हैं, नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं। किसमें? जेड में। जेड महत्वपूर्ण होता है इसलिए इसका व्यास भी जान लीजिए, 23 एंगस्ट्रॉन होता है। व्यास कितना होता है भाई? तो 23 एंगस्ट्रॉन, 23 एंगस्ट्रॉन। चलिए, और उसके बाद लंबाई कितनी होती है इसकी? लंबाई कितनी होगी भाई? तो 45 एंगस्ट्रॉन होती है इसकी लंबाई। तो इतनी चीजें आपके बारे में, जेड के बारे में भी आपको जानना जरूरी होता है, ठीक है। आपने प्रकार देख लिया, आपने डीएनए देख लिया, डीएनए की कार्य देख लिए, डीएनए के प्रकार देख लिया। तो ये सारी चीजें जब आपने देख लिया है तो थोड़ा सा आरएनए के बारे में भी जान लेते हैं। आरएनए क्या होता है? पहले इतना नोट स्क्रीनशॉट कीजिए या नोट कीजिए, जल्दी से नोट कीजिए, तो भाई जल्दी से नोट कीजिए, जल्दी से नोट कीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। जल्दी से नोट कीजिए, इसके बाद बता रहा हूं मैं अगला पेज। अगले पेज पर बता रहा हूं कि आरएनए क्या होता है। आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड। राइबोन्यूक्लिक एसिड जो होता है तो इसकी भी संरचना किसने बताई? इसकी भी संरचना फ्रेडरिक मिशर ने ही बताई। किसने बताई? फ्रेडरिक मिशर ने ही बताई। इन्होंने बताया कि ये जो आरएनए होता है ये भी गुणीय संरचना में होता है। किसमें होता है? गुणीय संरचना में पाया जाता संरचना होती है। ये क्या होती है? ये गुणीय संरचना होती है। क्या होती है भाई? गुणीय संरचना होती है। 1 मिनट, ठीक हो गया। कार्य क्या होता है इसका? प्रोटीन का संश्लेषण एवं निर्माण। कार्य क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण एवं निर्माण, ठीक है। 1 मिनट माफ कीजिएगा थोड़ा सा हमको। हेलो, कोचिंग में क्लास चल रही है, अभी करते हैं, ठीक। चलो या तो आगे, ठीक है। चलिए, तो क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण भी करता है, ठीक। अब ये जब हो गई सारी चीजें तो मैं आपको बता दूं, पहले इसको साइलेंट कर दिया जाए ना। चलिए, इसके बाद प्रोटीन का निर्माण तो हो गया, संश्लेषण हो गया। आरएनए का प्रकार क्या होता है? आरएनए कितने प्रकार का होता है? क्या प्रकार होता है? नहीं, आरएनए कितने प्रकार का होता है वो भी देख लेते हैं। तो आरएनए के प्रकार, आरएनए के प्रकार, तो आरएनए का प्रकार क्या होता है भाई? तो आरएनए का प्रकार देख लिया जाए तो ये 3 प्रकार के आपको मिल जाएंगे। कितने प्रकार के मिल जाएंगे? 3 प्रकार के। mRNA, rRNA, tRNA। ये जो टी होता है स्मॉल टी होता है, ठीक है, स्मॉल टी होता है। इसका मतलब क्या होता है? मैसेंजर आरएनए। फुल फॉर्म लिखेंगे आप तो mRNA का मतलब क्या होता है? मैसेंजर
मैसेंजर आरएनए, और आरएनए का मतलब राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। और उसके बाद ये क्या है, टी का मतलब ट्रांसफर आरएनए। जी कहाँ से चेंज कर रहे हैं, ट्रांसफर आरएनए, ठीक, ये हो गया। तो ये 3 प्रकार के आरएनए आपको मिला। सबसे महत्वपूर्ण आरएनए कौन बना इसमें से, जो प्रोटीन का निर्माण करता है, राइबोसोमल। आपने देखा होगा कि राइबोसोम्स के ऊपर प्रोटीन का संश्लेषण होता है, राइबोसोम्स के ऊपर क्या होता है, प्रोटीन का संश्लेषण। तो राइबोसोमल जो होते हैं यही प्रोटीन का निर्माण करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण कौन बन गए, तो आरएनए जो आपका है वही प्रोटीन का निर्माण एवं संश्लेषण करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है, ठीक है। कौन, तो ये आरएनए, यही सबसे महत्वपूर्ण इसमें निकल के आया। तो अब बताइए डीएनए की इकाई क्या होती है, मैंने आपको बताया था डीएनए की इकाई क्या होती है भाई। तो डीएनए की जो इकाई होती है वो होती है जीन। क्या होती है, जीन होती है। डीएनए की इकाई क्या होती है, डीएनए और आरएनए की इकाई जो बन जाएगी वो क्या बन जाएगी भाई, तो डीएनए की इकाई मैंने आपको बताया था क्या होती है, जीन होती है, ठीक। क्या होती है, जीन होती है, ठीक। अब ये जीन हो गया, तो आप बताइए अब अगला क्या होना चाहिए। हमने सारी चीजें पढ़ ली हैं, सारी चीजें पढ़ ली हैं, तो अब डीएनए से आरएनए का जो फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग क्या अगले पेज पर देखेंगे। डीएनए से आरएनए का जो फॉर्मेशन होता है, यानी कि डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, डीएनए से जब आरएनए बनता है, क्या बनता है, आरएनए बनता है, तो इस निर्माण प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। अब आरएनए से अगर डीएनए का निर्माण हो तब क्या कहेंगे, तो इसे कहेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। उल्टा हो गया भाई, क्या हो गया, उल्टा हो गया है, तो इसे क्या कहेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे, ठीक है। ये हो गया। इसको साफ कर देते हैं भाई, अभी जरूरत नहीं है इतना ज्यादा रगड़ने की। अब अगर आरएनए से प्रोटीन का निर्माण हो, आरएनए से किसका निर्माण हो, प्रोटीन का निर्माण हो, तो इसे क्या कहते हैं, आरएनए से प्रोटीन के निर्माण को हम लोग ट्रांसलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन की प्रक्रिया कही जाती है। अब देखो इनको हिंदी में कहें तो हिंदी में इसे कहते हैं अनुलेखन। अनुलेखन बहुत परेशान करता है ये, और इसे कहते हैं अनुवादन। इसे क्या कहते हैं भाई, तो इसे कहते हैं अनुवादन, ठीक है। ये तो आपने जान लिया कि डीएनए से आरएनए के निर्माण को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से जो प्रोटीन का निर्माण होता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, तो ट्रांसलेशन कहते हैं। अगर सीधी सीधी बात करें हम लोग, डीएनए से आरएनए का निर्माण और आरएनए से प्रोटीन का निर्माण, ये सीधी सीधी जो प्रक्रिया है इसे क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। इसे कहते हैं क्या, ट्रांसफॉर्मेशन। ये 3 प्रक्रियाएं हैं जो फॉर्मेशन में दिखाता है, ठीक है, जो डीएनए के निर्माण से डीएनए के रूपांतरित रूप को दर्शाता है, डीएनए के परिवर्तित रूप को क्या करता है, दर्शाता है। तो ये भी जानना आपके लिए जरूरी है। तो अब मैं आपको यहाँ 3 पॉइंट लिख दे रहा हूँ, तीनों पॉइंट आप समझ जाइएगा, ठीक है। ये तो मैंने आपको प्रक्रिया दिखाया कि कैसे क्या होता है, अब मैं यहाँ पे नोट भी कर दे रहा हूँ, देख लीजिए। डीएनए से आरएनए के निर्माण को क्या कहा जाता है, ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन यानी कि अनुलेखन, अनुलेखन कहते हैं इसको। उसके बाद दूसरी पॉइंट क्या बन जाएगी, हाँ, आरएनए से डीएनए, आरएनए से प्रोटीन, भाई डीएनए को रह नहीं दीजिए, डीएनए तो आपने देख लिया है। आरएनए से प्रोटीन निर्माण को,
प्रोटीन के निर्माण को क्या कहा जाता है? तो इसे ट्रांसलेशन कहते हैं। और इसकी हिंदी क्या है? अनुवादन। बस यही दो चीजें ज्यादा पूछता है। उसके बाद कहेंगे आरएनए से जब एक ही प्रक्रिया में बन जाए डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन बनता रहे। क्या बनता रहे? प्रोटीन बनता रहे। तो क्या इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, कहते हैं। तो ये तीनों प्रक्रियाएं आपको समझ में आ गई हैं। मैंने इसको फ्लो चार्ट के माध्यम से भी बता दिया है। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए पहले। चलिए ठीक है, आपने नोट कर लिया है तो फिर से एक बार रिवाइज मार देते हैं आपका। इसमें देखिए आरएनए की जो संरचना है उसका भी अध्ययन किसने किया था? तो फ्रेडरिक मिशन ने किया था। आरएनए एक गुणीय संरचना है, इसके बारे में ज्यादा कुछ खास नहीं जानना है। आरएनए के बारे में बस इतना जानना है कि मेन क्या होता है, ये प्रोटीन का निर्माण करता है और संश्लेषण करता है। प्रोटीन का निर्माण और संश्लेषण करता है। प्रोटीन के प्रकार कितने होते हैं? 3 प्रकार। माफ कीजिएगा, आरएनए के प्रकार कितने होते हैं? 3 प्रकार के आरएनए होते हैं। कौन कौन से आरएनए? एम आरएनए, आर आरएनए, टी आरएनए। एम आरएनए का फुल फॉर्म नाम क्या होता है? तो मैसेंजर आरएनए होता है। और आर आरएनए का राइबोसोमल आरएनए। और उसके बाद टी आरएनए का मतलब ट्रांसफर आरएनए होता है। ठीक है, अब इसमें जो राइबोसोमल आरएनए है ये क्या करता है? तो प्रोटीन का निर्माण करता है। और यहाँ पे एक और चीज बताई गई है आपको कि डीएनए की जो इकाई होती है वो जीन कहलाती है। डीएनए की इकाई क्या कहलाती है? जीन कहलाती है। इसके पहले पेज पर चलते हैं। तो पहले पेज में बताया गया है कि क्या क्या बताया गया है, इस पर चलते हैं। तो पहले ऊपर से बताते आते हैं। डीएनए का सर्वप्रथम एक्सरे द्वारा निर्माण किसने किया था? तो ये विल्किंस महोदय ने किया था। उसके बाद 1962 में इन तीनों को नोबेल पुरस्कार दिया गया, संयुक्त रूप से दिया गया था। सेंटर फॉर फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। देखिए मिस कर दिए हैं, थोड़ा सा मिस तो हुआ है। अब थोड़ा सा का मतलब बहुत ज्यादा भी नहीं है। यहाँ पे आप डीएनए लगा लेंगे। क्या लगा लेंगे? डीएनए लगा लेंगे। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड क्या है? एंड डायग्नोस्टिक। कहाँ है? हैदराबाद में है, हैदराबाद तेलंगाना में। इसको शॉर्ट फॉर्म में आपको सीडीएफडी भी लिखता है। क्या लिखता है? सीडीएफडी। शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखता है? तो शॉर्ट फॉर्म में सीडीएफडी भी लिखता है। इसको भी जानते रहिए। सीडीएफडी का सेंटर कहाँ मिलेगा आपको? तो हैदराबाद में मिलेगा, हैदराबाद तेलंगाना में। डीएनए के प्रकार, तो डीएनए भी 2 प्रकार का होता है। कौन कौन से प्रकार का होता है? तो डीएनए 2 प्रकार का होता है, राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड। राइट हैंडेड में जो होते हैं वो 4 प्रकार के दिखते हैं। कौन कौन से? ए बी सी डी। ए बी सी डी में आपको ए और बी महत्वपूर्ण है। ए और बी महत्वपूर्ण है। ए जो होता है 11 जोड़ी एन बेस पाए जाते हैं और बी जो होता है उसमें क्या पाए जाते हैं? 10 जोड़ी एन बेस पाए जाते हैं। इतना आपको मालूम होना चाहिए। फिर उसके बाद आपका आता है जेड डीएनए। जेड डीएनए जो होता है ये आपके लिए बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला है, बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला डीएनए है। तो इसमें 12 जोड़ी एन बेस पाए जाते हैं। सबसे पहले क्या? 12 जोड़ी एन बेस पाए जाते हैं। 12 जोड़ी एन बेस के साथ साथ इसकी डायमीटर क्या होता है, इसका व्यास क्या होता है? तो व्यास होता है 23 एंगस्ट्रॉम और लंबाई कितनी होती है? 45 एंगस्ट्रॉम। ये हो गया आपका डीएनए का प्रतिरूप। फिर इसके बाद अब कुछ तो नहीं बचा है, कुछ नहीं बचा है। डीएनए से अब आपके कोई भी प्रश्न आएंगे तो आपसे बचेंगे नहीं, आपसे छूटकर कहीं नहीं जानने वाले हैं, क्योंकि मैं आपको एक एक टॉपिक क्लियर करवाता चल रहा हूं और बाकी चीजें आपके लिए अगले दिन के लिए छोड़ते हैं। और इतने अच्छे से, इतने बेहतरीन तरीके से आपको डिस्क्राइब किया जा रहा है सारी चीजें। तो ऐसे महत्वपूर्ण कंटेंट के लिए आप हमारे पूर्वांचल कैरियर क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिए। पूर्णतः निःशुल्क है। अब चाहे होली का ऑफर समझिए, चाहे आप लोगों का ऑफर समझिए, सारी चीजें पूर्णतः निःशुल्क है। इससे बड़ा ऑफर तो हम लोग दे ही नहीं पाएंगे। ये जो आपको अदर कोचिंगों से मिल रहे हैं कि भाई
75% छूट है, एक ऑफर लीजिए, एक बैच लीजिए तो 4 क्लासेस फ्री हैं। तो ये सारी चीजें फ्री 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 का मतलब हमारा तो पूरा फ्री है, हम कौन सा ऑफर दें फिर से, हम कोई ऑफर ही नहीं दे पाएंगे। हम ये पूर्णतः फ्री का मतलब क्या होगा, पूर्णतः फ्री एकदम फ्री है, बस लाइक और कमेंट कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, इतना सा शुल्क है आपका, बाकी और कुछ नहीं है। तो आराम से आप लोग एंजॉय कीजिए और अपनी होली की तैयारी कीजिए, होली की तैयारी कीजिए लेकिन आराम से कीजिए, इसमें आप लोग परेशान मत होइएगा। ठीक है दोस्त, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।